जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। हिंदी प्रथम 1.1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वर्णमाला से संबंधित यह चौथी क्लास है। स्वर के बारे में और व्यंजन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। व्यंजन की कुछ बातें बची हैं, उसको रिवीजन कराने के बाद हम कराते हैं। पहले रिवीजन कराते हैं, ठीक है। जो बातें आपको हम पढ़ा चुके हैं उसके बारे में रिवीजन कराते हैं। ध्यान देना है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अभ्यास नहीं करोगे तो चीज़ें भूल जाओगे। अभ्यास करने से ही आपको सफलता मिलेगी, जान लीजिए। चलिए सुनिए। तो पहली बात तो स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, यानी किसी अन्य वर्णों की सहायता से जो वर्ण ना बोले जाते हों, उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। याद रखना, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। अयोग वाह कितने हैं? 2, अंग और आह। हिंदी में मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर तो 4 हैं। मूल दीर्घ कितने हैं? तो 3। मूल स्वर 4 हैं। आ, ई, उ, री, छोटे वाले। मूल दीर्घ कितने हैं? तो 3। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। सभी दीर्घ कितने हैं? तो 7। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। सभी दीर्घ कितने हैं? तो 7 हैं। मूल दीर्घ 3। हिंदी में सभी दीर्घ कितने हैं? तो 7। संयुक्त अक्षर हिंदी में कितने हैं? तो 4। ए, ऐ, ओ, औ। संयुक्त अक्षर कितने हैं? तो 4 हैं। ठीक। हिंदी में स्वरों की संख्या 11। मात्राएं कितनी हैं? 10। अयोग वाह कितने हैं? 2। अयोग वाह कितने हैं? तो 2। मूल स्वर कितने हैं? 4। मूल दीर्घ कितने हैं? मूल दीर्घ 3। संयुक्त अक्षर कितने हैं? 4। सभी दीर्घ कितने हैं? तो 7। सभी दीर्घ कितने हैं? 7। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों के नाम पूछे जाते हैं। तो आ या आ कंठ, ई या ई तालव्य, उ या उ ओष्ठ, री मूर्धन्य, ए ऐ कंठ तालव्य, ए ऐ कंठ तालव्य। आ या आ कंठ, आ या आ कंठ, ई या ई तालव्य, उ या उ ओष्ठ, री मूर्धन्य, ए ऐ कंठ तालव्य, ओ औ कंठोष्ठ, ओ औ कंठोष्ठ। इसके बाद जीभ की स्थिति के आधार पर स्वरों के नाम पूछे जाते हैं। ह्रस्व आ मध्य स्वर, दीर्घ आ पश्च स्वर, ई या ई अग्र, उ या उ पश्च, ए ऐ अग्र, ओ औ पश्च। ठीक। ह्रस्व आ मध्य स्वर, दीर्घ आ पश्च स्वर, फिर जोड़े से ई या ई अग्र, उ या उ पश्च, ए ऐ अग्र, ओ औ पश्च हो जाएंगे। विवृत स्वर, विवृत स्वर में दीर्घ आ। ठीक। अर्ध विवृत में ह्रस्व आ, दीर्घ ऐ, दीर्घ औ। समृत ई, उ, री। अर्ध समृत में ए, उ। अर्ध समृत में क्या आएगा? ह्रस्व छोटे वाले ए, उ आ जाएंगे। ठीक। इसके बाद वृत्तमुखी स्वर, वृत्तमुखी स्वर उ, ओ, औ, जिनको बोलते समय हमारे होठ गोलाकार हो जाए। उ, औ। और आगत वाला आ, आगत वाला आ, इसमें आएंगे वृत्तमुखी में। उ, ओ, औ, आगत वाला आ वृत्तमुखी में आ जाएंगे। ठीक। और इसके बाद फिर व्यंजन के बारे में बात करते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। ठीक है। जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक। यहाँ तक बातें हो गई और आगे करते हैं बातें। चलिए, अब आपके जो वर्गीय व्यंजन होते हैं, का, चा, ता, ता, पा, का, चा, टा, ता, पा। देखिए पा, ब, मा। इसके बाद क्या आता है? पा, ब, मा। फिर क्या आता है? या, रा, ला, वा। फिर तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा।
फिर श प्र ज्ञ स। ठीक, यहां तक होगा। इस प्रकार होते हैं ना। ठीक, अब इसमें क्या पूछता है, का वर्ग को क्या कहेंगे, या का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ। का वर्ग कंठ, चा वर्ग तालव्य, चा वर्ग तालव्य, ता वर्ग मूर्धन्य, ता वर्ग दंत, पा वर्ग ओष्ठ, अंतस्थ व्यंजन यारा लावा, ओष्ठ व्यंजन शा शा साहा, संयुक्त व्यंजन ये हो जाएंगे छात्रा ज्ञासा। याद रखिए, फिर से चलिए मेरे साथ बोलिए, याद हो जाएगा। का वर्ग को क्या कहेंगे, कंठ। ठीक, चा वर्ग तालव्य, चा वर्ग तालव्य, ता वर्ग मूर्धन्य, ता वर्ग मूर्धन्य, ता वर्ग दंत, पा वर्ग ओष्ठ, अंतस्थ व्यंजन यारा लावा, ओष्ठ व्यंजन शा शा साहा, ये संयुक्त अक्षर हैं, दो व्यंजनों के योग से बने हैं। ठीक है, और चा को क्या, चा का एक और नाम है, चा वर्ग का एक और नाम है, क्या नाम है बताइए। चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहते हैं। चा वर्ग को दूसरा नाम क्या है, चा वर्ग स्पर्श संघर्षी है, और इसे क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन, उष्ण कहेंगे और संघर्षी भी कहते हैं। ठीक है, ये बातें हो गई, और आगे बढ़ते हैं अपन। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन आपके हैं। ठीक है, बात किए थे इसके बारे में, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, ये है डा और ढा, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। ठीक है, उत्क्षिप्त या द्विगुण ताड़न जात, नवीन वर्ण, विकसित वर्ण, द्विपृष्ठ, ये सभी नामों से जाने जाते हैं, और हिंदी के वर्ण भी इसे कहते हैं, हिंदी के वर्ण डा और ढा को उत्क्षिप्त या द्विगुण। इन शब्दों से इन वर्णों से, शब्दों से नहीं, इन वर्णों से कभी भी, इन वर्णों से कभी भी किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ठीक है, उत्क्षिप्त और द्विगुण व्यंजन से कभी भी किसी शब्द का आरंभ नहीं होता है। ठीक है, और आगे बात करते हैं। संख्या के विषय में बात करते हैं। का से लेकर मा तक, यहां से यहां तक देखिए, ये क्या है, स्पर्श व्यंजन आपके हैं। तो स्पर्श स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपकी 25 है। देखिए, का से लेकर मा तक 5 5 5 5 5 10 15 15 5 20 25 25। स्पर्श व्यंजन कितने हैं आपके, 25 है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, तो 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4, ये ऊष्म हो गए, ये अंतस्थ हो गए। संयुक्त अक्षर कितने हैं आपके, संयुक्त अक्षर आपके 4 हैं। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कितने हैं, तो 2 हैं, वही धा और धा। ठीक है, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कितने हैं, 2 हैं, किसी भी शब्द के शुरुआत में नहीं आएंगे, वर्तनी में भी पूछ लेता है। तो स्पर्श व्यंजन आपके 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4 हो जाएंगे, द्विगुण 2 हो जाएंगे। उसके बाद अयोग वा, अयोग वा आपके 2 हैं, अं और आह। हिंदी में अयोग वा कितने हैं, 2। स्वर कितने हैं, कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है। कुल स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। कुल स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। कितना आप टोटल जोड़ेंगे अगर, तो कितना आएगा, 52 आएगा, 52। ठीक है, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 थी, अब हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 53 हो गया है। कितना हो गया है, 53। 53वां वर्ण क्या है, जान लीजिए आप। ठीक है,
जिसको कहते हैं विशिष्ट व्यंजन। दिखाई दे रहा है जी, विशिष्ट टा रहेगा, विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन कितने हैं? तो 1। अब हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 53 हो गया। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितने हैं? तो 53। कुल वर्ण कितने हैं हिंदी में? कुल वर्ण बराबर 53 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? याद रखना है, सब पूछता है। हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं? तो 53 है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 है। हाँ, एक प्रश्न और बना देता है, मूल व्यंजन कितने हैं? मूल व्यंजन, मूल व्यंजनों की संख्या आपकी 33 है, 33। मूल व्यंजन कितने हैं? तो 33 है। मूल व्यंजन कितने हैं? 33। का से लेकर हा तक मूल व्यंजन 33। कहाँ से कहाँ तक? का से लेकर हा तक होते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ तक 25 हुआ है ना, 25 और 25 8 33 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 25 बाद 26 27 28 29 30 31 32 33। ठीक है, तो मूल व्यंजन का से लेकर हा तक 33 होते हैं आपके। मूल व्यंजन का से लेकर हा तक 33। ठीक है, हिंदी में व्यंजनों की संख्या अगर इस प्रकार पूछे, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आपको 35 बताना है। ठीक है, एक का से लेकर हा तक, और इसी में प्लस कर देंगे आप 2 उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। ठीक है, ढा और ढा, तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 35 है। अगर आपको 35 ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 39। क्यों? क्योंकि इसको भी ले लिया जाएगा, छात्राज्ञा संयुक्त अक्षर को भी ले लिया जाएगा। जो मानक हिंदी है वो कितना मानती है? हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या 35। ठीक है, 35 यदि आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो 33। ठीक, ये का से लेकर हा तक 35 हो जाते हैं। का से लेकर हा तक ये, और 2 अयोग जोड़ दिए जाते हैं तो कितने बन जाते हैं? 35 बन जाते हैं। 35 और 35 में अगर 4 जोड़ेंगे आप, ये वाले नीचे लास्ट वाले संयुक्त अक्षर, तो 39। ये 39 व्यंजन के रूप में है। उसके बाद 11 स्वर हैं, 2 अयोग हैं, तो 52 हुए। एक विशिष्ट व्यंजन हो गया तो 53। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 53। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है आपका? 53। एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने? 25। मूल व्यंजन कितने? 33। मूल व्यंजन 33, का से लेकर हा तक। ठीक है, हिंदी में व्यंजनों की संख्या 35। ठीक है, अगर 35 नहीं गए 39। हिंदी में कुल व्यंजन कितने? 39। या तो 35 या तो 39 रहेगा। दोनों रहेगा तो 35 माना गया है। 35। ठीक, और स्वर कितने हैं? 11। अयोग वाह कितने हैं? 2। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कितने हैं? 2। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4। संयुक्त अक्षर कितने हैं? 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं। ठीक, जो बातें करेंगे एकदम स्पष्ट और प्रमाण के साथ। बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आए हैं हम आपके लिए। देखिए, जैसे कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, का चा टा ता पा, इनके नाम पूछे जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान पूछा जाता है। तो का वर्ग को कंठ कहते हैं। का वर्ग को क्या कहते हैं? कंठ। का वर्ग को कंठ। चा वर्ग को क्या कहते हैं? तालव्य। ता वर्ग को मूर्धन्य। मूर्धन्य। ता वर्ग क्या है?
दंत का चाटा ता पा, माने वो पा होगा, का चाटा ता पा, पावर क्या है ओष्ठ, का वर्ग कंठ, या लगा सकते हैं, का वर्ग कंठ, चा वर्ग तालव्य, टा वर्ग मूर्धन्य, ता वर्ग दंत, पा वर्ग ओष्ठ। इन तीनों को याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं बहुत ही शानदार ट्रिक से। देखिए इस प्रकार, ट्रिक, टी फॉर ट्रिक, कतामू, कतामू, ठीक, कतामू, कतामू क्रमशः ये है, कतामू का मतलब कंठ, फिर तालव्य, फिर मूर्धन्य, का वर्ग कंठ, चा वर्ग तालव्य, टा वर्ग मूर्धन्य। यही बार बार बोलता है, आप कतामू याद रखिए, बहुत काम देगा। कतामू, कतामू क्या याद रखेंगे ट्रिक से, कतामू, का वर्ग कंठ, चा वर्ग तालव्य, चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है तालव्य, ठीक है, टा वर्ग उच्चारण स्थान क्या है मूर्धन्य, कतामू याद रखिए। इसके बाद ता था दाधा ना आप पढ़ेंगे तभी बता लेंगे, ता वर्ग को क्या कहते हैं दंत, ये आसान है, बहुत आसान है। पा वर्ग को ओष्ठ कहते हैं। और आगे इस चा वर्ग का को तालव्य कहते हैं, और एक नाम इसे कह देते हैं स्पर्श संघर्षी, चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कह देते हैं, स्पर्श संघर्षी और तालव्य, दो इसके नाम है, ठीक। बाकी और आगे बात किए थे। इसके बाद फिर आपको नया ट्रिक बताते हैं और अच्छे से। एक ट्रिक तो हो गया कतामू, कंठ तालम मूर्धन्य, ठीक है, बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आए हैं। चलिए, तो स्वर क्या है, स्वर में स्वर की संख्या कौन कौन से, मतलब कहने का मतलब स्वर क्या है, किस स्वर में किसकी क्या संख्या है, कौन से स्वर क्या संख्या है, ये सब हो गया है। और उच्चारण स्थान की भी बात कर चुके हैं। अब शेष बच क्या रहा है, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, ये मुख्य बातें हैं। चलिए, बहुत मोस्ट है, ट्रिक के साथ हम बताएंगे आपको। बहुत ही सुंदर ट्रिक लेकर आए हैं। अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प अल्प प्राण, अल्प प्राण एक ही जगह लिख लेते हैं, या चार्ट बना के लिखें, बताइए, चार्ट बनाकर लिखते हैं, ठीक, तो और अच्छे समझ पाएंगे आप। देखिए, अल्प प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, ध्यान देना है, अल्प प्राण, महाप्राण। इसके बाद और क्या पूछता है, ध्यान देना है, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, 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 फिर अघोष के बाद सघोष, सघोष, अघोष, सघोष या घोष, या घोष, दोनों एक ही नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, अघोष, सघोष, सघोष भी कहते हैं और घोष भी कहते हैं, ठीक। अब इसको हम बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आए हैं, ध्यान देना है, बहुत शानदार ट्रिक है। अल्प प्राण को आप कैसे याद रखेंगे, अल्प प्राण का ट्रिक है TRICK, अल्प प्राण का ट्रिक है, ध्यान देना है,
अल्प प्राण बराबर 135, अल्प प्राण 135, अल्प प्राण बराबर 135, अल्प प्राण बराबर 135। 135 का मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ग क्या होता है? अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण बराबर 135 प्लस सभी स्वर, यहाँ नीचे लिख देते हैं, प्लस सभी स्वर, सभी स्वर। अल्प प्राण बराबर 135 प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। अल्प प्राण बराबर 135 प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा। महाप्राण बराबर, इसका ट्रिक हम लिखते हैं महाप्राण का, PRICK। महाप्राण का ट्रिक है, ध्यान देना है, महाप्राण बराबर 24, महाप्राण 24 प्लस ऊष्म व्यंजन। महाप्राण बराबर 24 प्लस ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में या ऊष्म व्यंजन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तालव्य, मूर्धन्य, दंती और हा, ये है ना ऊष्म व्यंजन। अल्प प्राण बराबर 24, 24 मतलब दूसरा और चौथा। देखिए महाप्राण में क्या आएगा? दूसरा और चौथा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग समझ लीजिए, का चाटा तापा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या होता है? महाप्राण होता है। ठीक है, जैसे आप लिखेंगे, देखिए का वर्ग में महाप्राण क्या होगा? का वर्ग में महाप्राण क्या होगा? तो देखिए का, खा दूसरे स्थान पे आएगा तो खा हो जाएगा। ठीक, का, खा, गा, का, खा, गा, घा चौथे स्थान पे है। का वर्ग में महाप्राण क्या होगा? खा और घा। इसी प्रकार सब वर्ग में हो जाएगा। ठीक, तो महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। आप याद करने के लिए याद रखिए, महाप्राण बराबर 24 प्लस ऊष्म व्यंजन। आगे बढ़ते हैं, अघोष, अघोष बराबर 12, अघोष बराबर क्या होगा? 12। इसका ट्रिक है, अघोष बराबर 12 प्लस, अघोष बराबर 12 यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होगा? अघोष। जैसे का वर्ग में का, खा, पहले दूसरे पे अघोष है। चा वर्ग में चा, छा। अघोष बराबर 12 प्लस तीनों सा, इसमें हाँ नहीं जाएगा, प्लस तीनों सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा। ठीक, अघोष बराबर 12 प्लस तीनों सा। कोई दिक्कत? फिर आगे बढ़ते हैं सघोष में। सघोष का क्या ट्रिक हमने बनाया है? सघोष में आएगा, अब देखिए जो अघोष में है वो सघोष में नहीं रहेगा, यानी कि अघोष में जो है, बाकी जो बचा वो सब सघोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा। बचा क्या? देखिए सघोष बराबर, या देखिए 12 पहला और दूसरा हो जाएगा, यहाँ क्या होगा? सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा, 345, 345। सघोष बराबर 345, तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस सभी स्वर, यहाँ प्लस करके लिख देते हैं, सभी स्वर। 345 प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन, प्लस अंतस्थ व्यंजन यानी कि या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन
अंतस्थ व्यंजन और प्लस हा। देखिए हा यहाँ नहीं है, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, अल्प प्राण बराबर 135 प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन। महाप्राण बराबर 24 प्लस ऊष्म व्यंजन। महाप्राण बराबर 24 प्लस ऊष्म व्यंजन। अघोष बराबर 12 प्लस तीनों सा, याद रखना हा नहीं इसमें। सघोष बराबर तीसरा चौथा पांचवा प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस हा। ठीक, अब ये है क्या चीज, इनके बारे में आप समझ लीजिए एक बार। देखिए, जिस ध्वनि या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जब हमारे मुख से प्राणवायु कम मात्रा में निकले, प्राणवायु कम मात्रा में निकले, उसे हम अल्प प्राण कहेंगे। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का, अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन होता है। और अल्प प्राण वर्णों में हकार जैसी ध्वनि नहीं आती है। ठीक, इसके बाद महाप्राण क्या है, जिस ध्वनि या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जब हमारे मुख से प्राणवायु अधिक मात्रा में निकले, प्राणवायु अधिक मात्रा में निकले, उसे हम महाप्राण कहते हैं। उस वर्ण को महाप्राण कहते हैं। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन, सभी ऊष्म व्यंजन महाप्राण में आएंगे। ये बातें हैं। महाप्राण वर्णों का उच्चारण करते समय हकार जैसी ध्वनि निकलती है। कैसी ध्वनि, हकार जैसी ध्वनि निकलती है। अब आगे इसके बाद अघोष, जिस ध्वनि या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जब स्वर तंत्रियों में, ध्यान देना है, जब स्वर तंत्रियों में झंकृत या जब स्वर तंत्रियां कंपन ना हो, जिस ध्वनि या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जब स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, उसे अघोष कहेंगे। आ माने नहीं, घोष माने आवाज, कंपन ना हो यानी झंकृत ना हो जिनको बोलते समय, जिन वर्ण को, वो क्या है, अघोष। अघोष बराबर 12 यानी कि पहला दूसरा और तीनों साथ हो जाएंगे। याद रखना है, को पूछा जाता है, सबके लिए मोस्ट है, सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट है। आगे देखिए, इसी का ठीक उल्टा, जिस ध्वनि या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय, जिस ध्वनि या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जब स्वर तंत्रियों में कंपन हो, उसे हम क्या कहेंगे, सघोष। ठीक है, झंकृत हो, उसे हम क्या कहेंगे, सघोष। सामान्य साथ में, घोष माने घोष, सघोष। ठीक, सामान्य साथ में घोष क्या हो, झंकृत हो। सामान्य साथ में घोष माने झंकृत, ऐसे याद रखिए, ठीक से याद रखिए। सघोष, उसे क्या कहेंगे, सघोष या घोष कहेंगे। सघोष या घोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, सभी स्वर, अंतस्थ व्यंजन प्लस हा, याद रखना है, ये इतने होते हैं। इस प्रकार पूछा जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न कैसे बनेगा, मान लीजिए प्रश्न पूछ लेगा, चा वर्ण दे दिया, चा वर्ण अघोष है कि सघोष है, और बना देगा दो विकल्प। तो चा किस में आएगा, देखिए, अब आप देखिए, आपको व्यंजन के जो वर्गीय व्यंजन हैं वो आपको याद होना चाहिए, तब आप तुरंत निकाल लेंगे। चा देखिए, चा, छा, जा, झा, चा किस स्थान पे आ रहा है, पहले स्थान पे आ रहा है चा, किसमें आएगा, यानी कि 12 है ना, पहला दूसरा अघोष होता है, चा किसमें आएगा, अघोष हो जाएगा। चा छा दोनों किस में आ जाएंगे, अघोष में आएंगे। बाकी और जो बचेंगे इधर तीनों सघोष में जाएंगे। इस प्रकार पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए देखिए, अल्पप्राण 135 प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यानी कि या रा ला वा, ऐसे याद रखिए। इसमें देखा जाए टा ठा, देखिए टा ठा डा, डा को भी आप ले सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, ये और चित्त व्यंजन, ठीक है। यहाँ ढा, और डा ढा इसमें आ जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पहला दूसरा ही होता है, ये दोनों इधर आ जाएंगे, डा ढा, ये तो छिप जाए तो व्यंजन इसी में आएंगे, ठीक है। तुम अल्पप्राण 135 प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन, महाप्राण 24 प्लस ऊष्म व्यंजन, याद रखना है। अघोष बराबर 12 प्लस तीनों सा, सघोष बराबर तीसरा चौथा पांचवा प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन, याद रखना है, ठीक है। देखिए एक बार फिर से, मैं बार बार रिवीजन कराने पर ही विश्वास रखता हूँ। आप जितना अभ्यास करेंगे उतने अच्छे से सब याद रहेगा आपको। रिवीजन करने पर मेरा विश्वास उड़ता रहता है, ठीक। कविवृंद ने भी कहा है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये मैं नहीं, विज्ञान कहता है कि किसी भी चीज को आप जितनी बार अभ्यास करेंगे वो अच्छे से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो बार बार आप पढ़िए, निराश नहीं होना है, याद हो जाएगा सब। देखिए अल्पप्राण बराबर 135, इतना शानदार ट्रिक हमने दिया है आपको, आप याद रखेंगे तो नहीं भूलेंगे। अल्पप्राण बराबर 135 प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। और डालिए महाप्राण 24 प्लस ऊष्म व्यंजन, अघोष बराबर 12 प्लस तीनों सा, सघोष बराबर तीसरा चौथा पांचवा प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन, ठीक। इसके बाद एक बार फिर से हम रिवीजन करा देते हैं स्वर और व्यंजन का। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण, ध्वनि या अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण भी है, ध्वनि भी है, अक्षर भी है, ठीक है। यदि कहीं पूछा जाएगा तीनों विकल्प में से एक रहेगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, ध्वनि या अक्षर, ठीक। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तब वर्ण या अक्षर। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तब ध्वनि हो जाएगा, ठीक। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द। हिंदी व्याकरण का सबसे बड़ा अंग किसे कहते हैं? हिंदी व्याकरण का सबसे बड़ा अंग वाक्य हो जाएगा। भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर हिंदी की सबसे छोटी या बड़ी इकाई दोनों क्या होगा? वाक्य होगा, क्योंकि भाव वाक्य में ही आता है। भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी या बड़ी इकाई तो वाक्य हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। वस्तुतः हिंदी भाषा में दो प्रकार की ध्वनियाँ पाई जाती हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, ठीक। अब स्वर के बारे में बात करते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण किसी अन्य वर्णों की सहायता से नहीं होता है उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ। हिंदी में स्वरों की संख्या 11। अयोगवाद 2 हैं, अंग और आह। हिंदी में मूल स्वर कितने हैं? तो 4 हैं। मूल दीर्घ कितने हैं? 3। संयुक्त स्वर कितने हैं? 4, ठीक। कुल दीर्घ कितने हैं? तो 7। अयोगवाह कितने हैं? तो 2 हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर के नाम तो आ या आ कंठ, ई या ई तालव्य, उ या उ ओष्ठ, री मूर्धन्य, ए ऐ कंठ तालव्य, ए ऐ कंठ तालव्य, ओ औ
कंठोष्ठ। आया आ कंठ, इ ई तालव्य, उ य उ ओष्ठ, री मूर्धन्य, ए ऐ कंठ तालव्य, ओ औ कंठोष्ठ। फिर इसके बाद जिह्वा के आधार पर स्वर के नाम पूछे जाते हैं। तो जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद किए गए हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, ह्रस्व आ मध्य है, दीर्घ आ पश्य है। ह्रस्व आ मध्य, दीर्घ आ पश्य। फिर ई अग्र। इस प्रकार 3 भेद किए गए हैं। चलिए देखिए कैसे। ह्रस्व आ मध्य स्वर, दीर्घ आ पश्य स्वर, ई अग्र, ई अग्र, उ उ पश्य, ए ऐ अग्र, ओ औ पश्य। री को अलग से याद रखिए। री क्या है? अग्र है। ठीक है, तो जोड़े से क्रम अग्र का और पश्य का आएगा। इसके बाद वृत्तमुखी स्वर किसे कहेंगे? जिनका उच्चारण करते समय हमारे ओर गोलाकार हो जाए, वृत्तमुखी है। बहुत आसान है। जैसे उ ओ औ, आगत वाला आ क्या है? वृत्तमुखी। बाकी जो बचे सभी आवृत्तमुखी हो जाएंगे। विवृत स्वर में क्या आएगा? विवृत। विवृत स्वर में दीर्घ आ, अर्ध विवृत में ह्रस्व आ, दीर्घ ऐ, दीर्घ औ। अर्ध विवृत में ह्रस्व आ, ऐ औ। संवृत ई, संवृत में ई उ री। अर्ध संवृत में ए ओ। गुण स्वर संध के दोनों मात्राएं। अर्ध संवृत में ए ओ। इसके बाद और आगे बात करते हैं व्यंजन की, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, वो व्यंजन है। या जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, वो व्यंजन है। व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें व्यंजन में क्या पूछा जाता है? एक बार सुनिए। का वर्ग कंठ पूछ लेंगे। का वर्ग को क्या बोलते हैं? का वर्ग कंठ, चा वर्ग तालव्य, चा वर्ग तालव्य, टा वर्ग मूर्धन्य, ता वर्ग दंत, पा वर्ग ओष्ठ, पा वर्ग ओष्ठ। इस प्रकार पूछे जा सकते हैं आपसे। और इसका ट्रिक हमने बताया है कतामू, कंठ तालव्य मूर्धन। ठीक है, काचा टा, कतामू काचा टा। आगे उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन डा और ढा होते हैं। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन ताड़न जात, विकसित वर्ण, नवीन वर्ण, द्विपृष्ठ, तो डा और ढा जिनकी संख्या 2 है। आगे फिर और क्या बात होती है? लुंठित या प्रकंपित किसे कहेंगे? लुंठित या प्रकंपित, लुंठित या प्रकंपित। रा को लुंठित या प्रकंपित कहते हैं। ला को पार्श्विक कहेंगे, ला को पार्श्विक। ला को क्या बोलते हैं? पार्श्विक बोलते हैं। ठीक है, 3 सा आपके होते हैं, क्रमशः क्या है? तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा। हा को काकल या कंठ कहा जाता है। वा को दंतोष्ठ, वा को दंतोष्ठ। या और वा को अर्ध स्वर बोलते हैं। या वा आ गया तो अर्ध स्वर है, या वा अर्ध स्वर कहलाता है। ठीक है, और एक ट्रिक हमने बताया है, जो तीनों सा होते हैं उसके ऊपर जो लिखा जाता है या, रा, ला, जो तीनों सा होते हैं, तीनों सा के ऊपर जो लिखा जाएगा, जो तीनों सा का जो नाम है, जो ऊपर उसके लिखा जाता है, वही उसके भी नाम है। कि जैसे कि या, रा, ला, यानी कि या को तालव्य या, फिर रा को मूर्धन्य या रा, फिर ला को दंत। तालव्य सा मूर्धन्य सा दंती होता है। ये भी ऐसे हो जाएंगे, या, रा, ला, तालव्य मूर्धन्य दंती। क्या होंगे? तालव्य मूर्धन्य दंती, याद रखना है। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन हो गया डा और ढा। और क्या पूछता है? स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन 25, का से लेकर माँ तक। स्पर्श व्यंजन 25। मूल व्यंजन कितने हैं? तो 33 आपके हैं, का से लेकर हा तक। मूल व्यंजन 33, का से लेकर हा तक। व्यंजनों की संख्या 35। 35 नहीं रहेगा तो 39। ठीक है, दोनों में से एक जरूर रहेगा। दोनों रहे तो 35। जो माना जाए, जो अभी तक माना गया है, हम लोग वही मानेंगे। इसके बाद स्वरों की संख्या हो गया 11। अयोग वा कितने हैं? 2 हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। ऊष्म व्यंजन 4। संयुक्त अक्षर कितने हैं?
तो 4। पंचमाक्षर कितने हैं? 5। स्पर्श व्यंजन 25। ठीक। अब मूल व्यंजन 33 का से लेकर हाथ तक, ये संख्या के क्षेत्र में पूछ जाते हैं। इसके बाद आपका एक जो नया वर्ड आया है उसको अगर हम लेंगे तो हिंदी में कुल वर्डों की संख्या 53 हो जाएगी। ठीक है, हिंदी में कुल वर्डों की संख्या 53। एक विशिष्ट व्यंजन जो आया है आपका, हिंदी में कुल वर्डों की संख्या 53। अगर ऑप्शन में 53 नहीं है तो 52। तो इस प्रकार पूछा जाएगा। अब आगे और बात करते हैं। अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष। अल्पप्राण 135 प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन। आप एकदम अच्छे से याद कर डालिए। अल्पप्राण 135 प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन। महाप्राण 24 प्लस ऊष्म व्यंजन। अघोष बराबर 12 प्लस तीनों सा। सघोष बराबर तीसरा, चौथा, पांचवा 345 प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस हा। ठीक है, परिभाषा के रूप में आप याद रखिए। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों या जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय जब हमारे मुख से प्राण वायु कम मात्रा में निकले तो क्या है? अल्प प्राण। ठीक। जिस ध्वनि या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जब हमारे मुख से प्राण वायु अधिक मात्रा में निकले तो क्या है? महाप्राण है। महाप्राण को बोलते समय हकार जैसी ध्वनि आती है। महाप्राण बराबर 24 प्लस ऊष्म व्यंजन। ठीक। इसके बाद अघोष, जिस ध्वनि या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जब हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। ठीक है, जब हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे हम क्या कहेंगे? सघोष। जब हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो तो अघोष है। ठीक, वो क्या है? अघोष है। ध्यान देना है, जिस ध्वनि या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जब हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो तो अघोष, अमान्य नहीं। और जिस ध्वनि या जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जब हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन हो, झंकृत हो तो क्या है? सघोष। वो क्या है? सघोष है। सघोष बराबर तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन। हाँ, याद रखना है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये सारी बातें आप लोग याद कर डालिए अच्छे से। क्लास को आप देखेंगे बार बार, चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, यह क्लास पूर्णतः निःशुल्क है, छात्र हित के लिए है, पूर्णतः निःशुल्क है। और इसके बाद कुछ बातें और बच रही हैं, उसको भी करा देंगे एक क्लास में। जैसे कि आपका शब्दकोश के आधार पर पूछता है क्या क्रम है वर्डों का। ठीक है, और कुछ अन्य बातें हैं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो हिंदी प्रेमी छात्र हैं, जो हिंदी पढ़ने वाले हैं, जिनके लिए ज़रूरी है हिंदी, उनके पास आप भेज सकते हैं, वो भी लाभ उठाएं। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद।